क्या हम अपनी नदियों, झीलों, समुंदरों और सागर को तकनीक के माध्यम से साफ कर सकते हैं? ये दृश्य है प्रदूषित गंगा, यमुना और प्लास्टिक व सीवेज से भरी भारतीय झीलों के। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदूषण पानी, जीव जंतु और इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहा है। भारत की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, साबरमती मीठी प्लास्टिक कचरे, रासायनिक रिसाव और सीवेज का सामना कर रही हैं। ये यमुना पर झाग, झीलों में तैरते कचरे और प्लास्टिक के जालों से जूझते मछुआरों के असली भारतीय दृश्य हैं। समुद्र और नदी सफाई सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि हमारी जीवन रेखा के लिए भी जरूरी है। अरबों टन कचरे के लिए हाथ से सफाई करना काफी नहीं है। जितना कचरा हर दिन पानी में गिरता है, उतना इंसान अपने हाथ से कभी नहीं निकाल सकता। इसीलिए हमें तकनीक का सहारा लेना होगा। ये कचरा इकट्ठा करने वाली नावों, बंद नालों और नदियों में बहते शहरी सीवेज के दृश्य हैं। नदियों और झीलों को साफ करने के लिए आज कई आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे आम तकनीक है फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर्स। ये बैरियर्स, जिन्हें अक्सर इंटरसेप्टर भी कहा जाता है, नदी के बहाव की दिशा में रणनीतिक रूप से लगाए जाते हैं। इनका मुख्य काम सतह पर तैरने वाले प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे को रोकना है। ये बैरियर एक तरह की तैरती हुई दीवार बनाते हैं, जो कचरे को आगे बढ़ने से रोककर एक जगह इकट्ठा कर देती है, जहां से इसे आसानी से निकाला जा सकता है। ये अक्सर टिकाऊ और हल्के मटेरियल से बने होते हैं, ताकि ये पानी की सतह पर तैरते रहे और मौसम की मार झेल सकें। भारत में गंगा नदी को साफ रखने के प्रयासों के तहत कानपुर में गंगा बैराज पर ऐसे बैरियर्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। ये न केवल कचरे को रोकते हैं, बल्कि नदी के इकोसिस्टम को भी बड़े नुकसान से बचाते हैं। जहां बैरियर्स कचरे को एक जगह रोकते हैं, वहीं ट्रैश कलेक्शन बोट्स और स्किमर्स उसे इकट्ठा करने का काम करते हैं। ये खास तौर पर डिजाइन की गई नावें होती हैं, जो पानी की सतह से कचरा, तेल और अन्य मलबे को स्किम या यानी छानकर अलग करती हैं। इनमें से कई नावें सौर ऊर्जा या बिजली से चलती हैं, जिससे ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम करती हैं। ये नावें झीलों, तालाबों और बंदरगाहों जैसे शांत जल निकायों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हैं, जहां कचरा जमा हो जाता है। ये उन तंग जगहों पर भी पहुंच सकती हैं जहां बड़े उपकरण नहीं जा सकते। ये नावें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का उपयोग करती हैं, जो पानी से कचरा उठाकर नाव पर बने स्टोरेज बिन में डाल देता है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अब हमारे पास रोबोटिक मशीनें भी हैं। ये ऑटोनोमस यानी स्वचालित एक्वेटिक रोबोट्स हैं, जो बिना किसी इंसानी मदद के पानी में तैरकर कचरा इकट्ठा करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है वेस्ट शार्क, जो एक व्हेल शार्क से प्रेरित है। ये रोबोट अपने मुंह से पानी में तैरते प्लास्टिक और कचरे को निगल लेता है। ये रोबोट्स जीपीएस, कैमरे और सेंसर्स से लैस होते हैं, जिससे ये खुद अपना रास्ता तय करते हैं, कचरे का पता लगाते हैं और नावों या अन्य बाधाओं से बचते हैं। कचरा इकट्ठा करने के अलावा ये पानी की गुणवत्ता, जैसे कि पीएच लेवल, तापमान और मैलापन पर भी डेटा एकत्र कर सकते हैं, जो वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। कचरा साफ करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि नया प्रदूषण पानी में जाने से रोका जाए। यहीं पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की भूमिका आती है। ये प्लांट शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी यानी सीवेज को नदियों में छोड़ने से पहले साफ करते हैं। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पहले चरण में ठोस कचरे को हटाया जाता है। दूसरे चरण में जैविक अशुद्धियों को बैक्टीरिया की मदद से खत्म किया जाता है और तीसरे चरण में पानी को कीटाणु रहित किया जाता है, ताकि वह नदी के जीवन के लिए सुरक्षित हो। भारत सरकार के नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत गंगा के किनारे बसे शहरों में नए एसटीपीएस का निर्माण और पुराने प्लांट्स का अपग्रेडेशन एक प्रमुख प्राथमिकता है। और भी उन्नत स्तर पर हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी और बायो रेमेडिएशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें हैं। बायो रेमेडिएशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें तेल रिसाव और हानिकारक रसायनों जैसे प्रदूषकों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है।
ये सूक्ष्मजीव इन विषाक्त पदार्थों को खाकर उन्हें हानिरहित पदार्थों में बदल देते हैं। वहीं दूसरी ओर नैनो टेक्नोलॉजी में बेहद सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है। ये नैनो पार्टिकल्स भारी धातुओं और अन्य जहरीले तत्वों को पानी से हटाने में मदद कर सकते हैं। इनसे बने नैनो फिल्टर इतने बारीक होते हैं कि वे सबसे छोटे प्रदूषकों को भी पानी से छानकर अलग कर सकते हैं। इन सभी तकनीकों को और भी प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स को नदियों और झीलों के ऊपर उड़ाकर हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो लिए जाते हैं। फिर एआई एल्गोरिदम इस डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि प्रदूषण के हॉटस्पॉट यानी सबसे ज्यादा गंदे इलाकों की पहचान की जा सके। एआई यह भी बता सकता है कि किस तरह का कचरा कहां जमा है और नदी के बहाव के आधार पर कचरा आगे कहां जमा हो सकता है। इस जानकारी से सफाई अभियानों को सही दिशा मिलती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। यह एक स्मार्ट तरीका है जिससे हम अपनी नदियों की सेहत पर लगातार नजर रख सकते हैं। दुनिया के महासागर, जो हमारी पृथ्वी के 77% हिस्से को कवर करते हैं, आज एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण। इस चुनौती से निपटने के लिए द ओशन क्लीनअप नामक एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रशांत महासागर के ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट एक विशाल यू आकार के फ्लोटिंग बैरियर का उपयोग करता है। यह कोई साधारण जाल नहीं है। यह सिस्टम निष्क्रिय रूप से समुद्र की धाराओं, हवा और लहरों के साथ बहता है और अपने नीचे लगे एक पर्दे की मदद से प्लास्टिक को सतह पर इकट्ठा करता है। यह तकनीक प्रकृति की शक्तियों का ही उपयोग करके प्रकृति को ठीक करने का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन यह समस्या सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं है। भारत, जिसकी 700 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, भी इस संकट से जूझ रहा है। हमारे प्रमुख तटीय शहर अनजाने में इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। मुंबई में मीठी जैसी नदियां हर साल भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा अरब सागर में बहा ले जाती है। मानसून के बाद जुहू और वर्सोवा जैसे समुद्र तटों पर प्लास्टिक का अंबार लग जाता है। इसी तरह चेन्नई में कूम और अडयार नदियां औद्योगिक और घरेलू कचरे को बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है, जिससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका और समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाता है। दक्षिण में कोच्चि के बंदरगाह और उससे जुड़े वेम्बनाड झील के बैकवाटर्स, जो एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, प्लास्टिक प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत द ओशन क्लीनअप जैसी तकनीक को अपना सकता है? जवाब है हां, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की धाराएं और मानसून के दौरान मौसम की स्थिति प्रशांत महासागर से अलग है। इसलिए हमें ऐसे फ्लोटिंग सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो इन विशिष्ट परिस्थितियों का सामना कर सकें। इन तकनीकों को अपनाने से न केवल हमारे समुद्र तट साफ होंगे और समुद्री जीवन बचेगा, बल्कि यह पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे उद्योगों को भी बढ़ावा देगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि समुद्र की सफाई ही काफी नहीं है। हमें अपनी नदियों को भी साफ करना होगा और शहरों में प्लास्टिक को स्रोत पर ही रोकना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सही तकनीक और दृढ़ संकल्प के साथ भारत अपने समुद्री खजाने को फिर से जीवंत कर सकता है। नमामि गंगे परियोजना, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायो रेमेडिएशन का उपयोग। चेन्नई के मरीना बीच पर मशीनों से सफाई अभियान। केरल और महाराष्ट्र में तकनीक का उपयोग करके झील सफाई परियोजनाएं। ये भारतीय स्वयंसेवकों और मशीनों के एक साथ काम करने के दृश्य हैं। नदी की सफाई के लिए एआई वाले रोबोट, तेल रिसाव की निगरानी करते ड्रोन, उन्नत जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां। भविष्य में हम मशीन और प्रकृति के साथ मिलकर अपने पानी को नया जीवन दे सकते हैं। तकनीक एक शक्तिशाली हथियार है। हमने इस सफर में देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नैनो फिल्ट्रेशन जैसी उन्नत तकनीकें पानी को साफ करने में क्रांति ला सकती हैं। ये सिर्फ सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई जगहों पर इन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। ये तकनीकें हमें बड़े पैमाने पर प्रदूषण से लड़ने की क्षमता देती हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। लेकिन तकनीक अपने आप में एक समाधान नहीं है, यह सिर्फ एक औजार है। असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर इस औजार का सही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सरकार, तकनीक और आम इंसान सबको मिलकर काम करना होगा। सरकारों को मजबूत नीतियां बनानी होंगी,
प्रदूषण फैलाने वालों के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे और सफाई परियोजनाओं के लिए जरूरी फंड मुहैया कराना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियां और महासागर किसी देश की सीमाओं को नहीं मानते। तकनीकी कंपनियों और उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल नई नई तकनीकें विकसित करें, बल्कि उन्हें सस्ता और सुलभ भी बनाएं, ताकि वे हर समुदाय तक पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हम आम इंसानों की। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, पानी की बर्बादी रोकनी होगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। हमें जागरूक नागरिक बनकर अपने स्थानीय जल स्रोतों की रक्षा करनी होगी और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करनी होगी। जब ये तीनों स्तंभ, सरकार, तकनीक और समाज, एक साथ खड़े होंगे, तो हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जिसकी कुछ उम्मीद भरी तस्वीरें ये हैं। कल्पना कीजिए, हमारी नदियां इतनी साफ हैं कि बच्चे बिना किसी डर के उनके किनारे खेल सकते हैं। यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का वादा है। सोचिए उन मछुआरों के बारे में जिनके जाल आज साफ हैं और मछलियों से भरे हैं। यह एक पुनर्जीवित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है, जो न केवल जलीय जीवन को बल्कि उन लाखों लोगों की आजीविका को भी सहारा देता है जो उन पर निर्भर है। यह भविष्य कोई दूर का सपना नहीं है, इसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी ज्ञान और साधन आज हमारे पास मौजूद है। हमने समस्या को समझ लिया है, हमने समाधान खोज लिए हैं। अब केवल एक ही चीज बाकी है, कार्रवाई करने का संकल्प। इसलिए आज का सवाल यह नहीं कि क्या हम अपनी नदियों और समुद्रों को साफ कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। असली सवाल यह है, हम सब मिलकर इसकी शुरुआत कब करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो से जुड़े रहें। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपने स्तर पर पानी बचाने या प्रदूषण कम करने के लिए क्या करते हैं, या फिर हमें उस नदी, झील या तालाब के बारे में बताएं जिसे आप साफ होते देखना चाहते हैं। आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है।